हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है जीएसटी फ्रेमवर्क इन इंडिया। अब देखो, जीएसटी फ्रेमवर्क इन इंडिया स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको जीएसटी के ऊपर कुछ बेसिक बातें जो है वो बताई थी। तो क्यों ना इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ हम रिकैप कर ले पहले का, तो आप फिर टच में भी आ जाओगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसके जो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको कुछ बेसिक बातें बताई थी, और जीएसटी एक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। तो मैंने स्टार्टिंग की थी टैक्स से कि टैक्स क्या होता है। लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताया था कि कोई भी गवर्नमेंट ना ही कोई टैक्स कलेक्ट कर सकती, ना ही कोई टैक्स लगा सकती है जब तक कि उसके पास कोई अथॉरिटी ना हो, कोई लो ना हो, तब तक वो ना ही कोई टैक्स कलेक्ट कर सकती, ना ही कोई टैक्स चार्ज कर सकती है। तो आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलता है कि नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट अथॉरिटी बाय लॉ। यानी गवर्नमेंट को कोई टैक्स अगर लगाना है, कलेक्ट करना है, तो सबसे पहले उसको एक लॉ बनाना पड़ेगा, अथॉरिटी उसके पास होनी चाहिए। अथॉरिटी कहाँ से आएगी? आर्टिकल 245 से आती है, जो गवर्नमेंट को लॉ बनाने की पावर देता है। और आर्टिकल 246 के अंदर सब्जेक्ट मैटर है कि किस सब्जेक्ट मैटर पे सेंट्रल टैक्स लगाएगी, किस पे स्टेट लगाएगी, और किस पे दोनों गवर्नमेंट मिलके टैक्स लगाएगी। और तो मैंने आपको बताया था कि टैक्स जो है कि मैंडेटरी फाइनेंशियल चार्ज होता है जो लेवी करती है गवर्नमेंट ऑन द इनकम ऑफ ए पर्सन। जो इनकम पे लगाया जाता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है, और जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाया जाता है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनकम पे लगता है डायरेक्ट टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी। एट प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। और डायरेक्ट टैक्स की अगर बात करें फ्यूचर्स की, तो डायरेक्ट टैक्स के अंदर टैक्स बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, यानी जिसके ऊपर ये लगाया जाएगा उसी को डायरेक्टली पे करना होता है गवर्नमेंट को। नाम से मालूम पड़ रहा है डायरेक्ट टैक्स, जिस पे लगाया जाएगा उसी उसके द्वारा गवर्नमेंट को पे किया जाता है। ये प्रोग्रेसिव नेचर का होता है, क्योंकि जैसे इनकम ज़्यादा टैक्स, इनकम कम टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। और इनडायरेक्ट टैक्स की अगर मैं बात करूँ तो ये होता है रिग्रेसिव नेचर का, यानी अमीर गरीब में कोई भेदभाव नहीं। अमीर पेन लेगा तो भी टैक्स उतना ही, और गरीब लेगा तो भी उतना ही टैक्स। तो जनरली कहने का मतलब ये है कि इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो रिग्रेसिव नेचर का है। यहाँ पर कोई इनकम पे फर्क नहीं पड़ता, अमीर चाहे गरीब लो, सभी को बराबर टैक्स देना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं बात करूँ फ्यूचर्स की, तो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर टैक्स बर्डन कैन बी शिफ्टेड। टैक्स बर्डन जो है वो शिफ्ट हो सकता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, बट द अल्टीमेटली जो टैक्स बर्डन है वो बेयर करता है कंज्यूमर, क्योंकि कंज्यूमर जो होता है गुड्स को कंज्यूम कर लेता है। उसके बाद मैंने आपको बताए थे इनडायरेक्ट टैक्स के फ्यूचर्स, तो मैं थोड़ा हल्का सा रिकैप कर देता हूँ आपको। मैंने आपको बताया था कि ये इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रिवेन्यू है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो कंट्रीब्यूट करता है मोर देन 50% ऑफ द टोटल टैक्स रिवेन्यू। टैक्स बर्डन जो है वो शिफ्ट होता है इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर, और ये डायरेक्टली पिंच नहीं करता, क्योंकि ये प्राइस के अंदर इंक्लूड होता है। और डायरेक्ट टैक्स में तो क्या है, डायरेक्टली टैक्स लगाया जाएगा तो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे होता है, तो ये पिंच भी करता है। लेकिन इनडायरेक्ट तो प्राइस में शामिल होता है, मालूम पड़ता ही नहीं किस। और उसके बाद ये एक बेस्ड है इन्फ्लेशनरी, यानी इन्फ्लेशन का संबंध है, डायरेक्टली ये अफेक्ट करता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी पे, तो इसलिए इसका संबंध इन्फ्लेशन से हो गया। टैक्स जो बेस है इसका काफी वाइड है इनडायरेक्ट टैक्स का। सोशल वेलफेयर को प्रमोट करता है, और ये एक रिग्रेसिव नेचर का है, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की। तो मैंने आपको बताया है कि आर्टिकल 265 जो है वो कहता है कि गवर्नमेंट ना ही टैक्स लगा सकती है, ना ही कलेक्ट कर सकती है, जब तक कि उसके पास अथॉरिटी ना हो। आर्टिकल 245 में गवर्नमेंट को अथॉरिटी मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। और 246 जो आर्टिकल है उसके अंदर सब्जेक्ट मैटर है कि सेंटर किस पे टैक्स लगाना है, स्टेट किस पे लगाना है। तो जो आर्टिकल 246 है उसका जो 7th शेड्यूल है, आर्टिकल 246 का 7th शेड्यूल जो है उसके अंदर 3 लिस्ट दी हुई है। आर्टिकल 246 का जो 7th शेड्यूल है उसके अंदर 3 लिस्ट दी हुई है। लिस्ट 1 जिसको हम बोलते हैं यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 जिसको हम बोलते हैं स्टेट लिस्ट, लिस्ट 3 जिसको हम बोलते हैं कॉनकरेंट लिस्ट। लिस्ट 1 जो है यूनियन लिस्ट, नाम से मालूम पड़ रहा है यूनियन, यहाँ पे पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव राइट होता है लॉ बनाने का ऑन द
फॉलोइंग मैटर, जो भी लिस्ट 1 में मैटर दे रखे हैं यहाँ पर एंट्री मेंशन कर रखी है 82 से 91, जैसे इनकम टैक्स की एंट्री 82, ऐसे ही सब्जेक्ट मैटर दिए हुए हैं यूनियन लिस्ट के अंदर। दूसरी है स्टेट लिस्ट, नाम से मालूम पड़ रहा है स्टेट गवर्नमेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज, यानी लिस्ट 2 के अंदर जो स्टेट लिस्ट है वहां पर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो टैक्स जो लॉ बना सकती है उन सब्जेक्ट मैटर जो डिफाइन कर रखे हैं एंट्री 42 टू 63 के अंदर स्टेट लिस्ट के अंदर। और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों मिलके लॉ बनाती है, जैसे मैरिज हो गया, एजुकेशन हो गया, क्रिमिनल प्रोसीजर हो गया ना, इकोनॉमिक सोशल वेलफेयर के रिगार्डिंग हो गया, लेबर के रिगार्डिंग हो गया, फॉरेस्ट के रिगार्डिंग हो गया, ऐसे। उसके बाद देखो आर्टिकल 246 के अंदर हुआ अमेंडमेंट, क्योंकि देखो जीएसटी जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं था, जीएसटी जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं था, इसलिए मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 246 में हुआ था अमेंडमेंट स्पेशल जीएसटी चार्ज करने के लिए। तो आर्टिकल 246 के ए के तहत गवर्नमेंट जो सेंटर और स्टेट दोनों को लॉ बनाने की पावर मिली विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी। और जो अमेंडमेंट हुआ था वो 101वां अमेंडमेंट एक्ट था 2016, और अगर बिल की बात करूँ तो 122वां बिल था जीएसटी का जो अमेंडमेंट लेके आया था। लेकिन कुछ आइटम्स ऐसे थे मैंने आपको बताया था जो जीएसटी से बाहर, जैसे पेट्रोलियम क्रूड हो गया, हाई स्पीड डीजल हो गया, मोटर स्पीड हो गया, नेचुरल गैस हो गया और एविएशन टर्बाइन फ्यूल हो गया, ये अब भी जीएसटी से बाहर है। और जीएसटी जो काउंसिल है उसके अंदर जो हेड होता है, एक चेयरमैन होता है, वो होता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। उनकी जो काउंसिल है वो टाइम टू टाइम होती रहती है रिगार्डिंग द एग्जम्पशन, रिगार्डिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट, टैक्स इश्यू संबंधित, और जहाँ पे जो डिसीजन लिया जाता है वो 75% ऑफ द वेटेड मेंबर्स जो होते हैं उनके हिसाब से लिया जाता है। वो आर्टिकल 279A जो है वो एम्पावर्स करता है प्रेसिडेंट को टू कॉन्स्टिट्यूट ए फोरम ऑफ सेंटर और स्टेट ऑफ जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल का एक कॉन्स्टिट्यूट करने का पावर है प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 279A के तहत। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मैंने बताया था कि प्री जीएसटी, जीएसटी से पहले जो काफ़ी मल्टीपल टैक्सेस थे, अप्रोक्स 70 टाइप्स ऑफ टैक्स थे। मल्टीपल टैक्सेस होने की कारण मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट्स होती, जैसे मैन्युफैक्चर हो रहा है, फिर एक तरह सेल हो रहा है, फिर एंट्री हो रही है। तो जीएसटी से पहले मल्टीपल टैक्सेस थे, काफ़ी टैक्सेस थे, मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट होती थी, मल्टीपल प्रोसीजर्स थे। 1954 में फ्रांस पहली कंट्री थी जिसने जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया था 1954 के अंदर। उसके बाद जो आइडियाज आए थे जीएसटी के वो कालकर टास्क फोर्स ने स्टार्टिंग की जीएसटी आइडियाज की। 2006 के अंदर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो थे श्री पी चिदम्बरम साहब, उन्होंने अपने बजट में कहा था कि जीएसटी जल्दी ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा अप्रैल 10 के आसपास। लेकिन 14 में जो फाइनेंस मिनिस्टर आए हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी, उन्होंने 122वें अमेंडमेंट बिल लेके आए और एक जीएसटी का एक तरह से उद्धार कर दिया, मतलब इंट्रोड्यूस कर दिया जीएसटी को। और 1 जुलाई 2017 वो दिन था जब जनता खुशियाँ मना रही थी, नाच रही थी, गा रही थी, क्योंकि जीएसटी लॉन्च हो गया था। और जीएसटी एक ड्यूल जीएसटी मॉडल है, क्योंकि दोनों सेंटर और स्टेट मिलके टैक्स लगाती, दोनों हाथ मिला के आपस में एक ही मैटर पे टैक्स लगाती है। लेकिन अब भी देखो जीएसटी के बाद भी कुछ गुड्स ऐसे हैं जिन पे अब भी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है, जैसे टोबैको हो गया, पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, और सेल हो तो वैट लग जाता है, जैसे पेट्रोल, एटीएफ, नेचुरल एविएशन टर्बाइन फ्यूल। और स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है अल्कोहलिक लिकर पर, ओपियम, इंडियन हैम्प और नैरकोटिक्स के ऊपर लगती है स्टेट एक्साइज ड्यूटी। अगर ध्यान हो तो जीएसटी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि जो जीएसटी है ना, जीएसटी जो है वो एक तरह से वैल्यू एडेड टैक्स की तरह काम करता है, वैट की तरह काम करता है। ये जैसे मैन्युफैक्चर होता है पहले, उसके बाद सेल होगा, फिर कंजम्पशन होता है। तो देखो जितना हर स्टेज पे जितनी वैल्यू एडिशन होती है उसके हिसाब से टैक्स लगाया जाता है। और अल्टीमेटली लास्ट में जाके मैंने जीएसटी के आपको बताए थे फ्यूचर्स, जिसमें मैंने बताया था आपको कि जीएसटी जो है ड्यूल मॉडल है, यानी बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लेवी टैक्सेस, दोनों गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। और जीएसटी जो है वो लेवी होता है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, यानी जहाँ पर सेल हो रही है, जहाँ पे गुड्स
जा रहे हैं, जहाँ पे डेस्टिनेशन है, जो कंज्यूम करने वाला है स्टेट, वो है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जीएसटी कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो जीएसटी के अंदर मैंने आपको बताया था एक सीजीएसटी होता है, जो मैं अभी बताऊंगा आपको फ्रेमवर्क के अंदर, एक एसजीएसटी, यूटीजीएसटी होता है, एक आईजीएसटी होता है। और जीएसटी के अंदर लगभग 16 to 17 टैक्स जो है वो सबस्यूम हो गए थे। अगर मैं बात करूं मैं सेंट्रल लेवल की, तो एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल ड्यूटी, सीएसटी, स्टेट लेवल पे वैट, लग्जरी, ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स, ये सारे टैक्स सबस्यूम हो गए और जीएसटी बन गया। और जीएसटी लगता है सप्लाई पे, सप्लाई किसकी, गुड्स एंड सर्विसेज की या दोनों की। ये टैक्सेबल इवेंट्स होती है, टैक्सेबल पर्सन द्वारा टैक्सेबल पर्सन पे लगाया जाता है, जिसको टैक्सेबल पर्सन कौन होता है जीएसटी के अंदर, सप्लाई या रिसिपिएंट होता है। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं जीएसटी फ्रेमवर्क इन इंडिया। देखो जीएसटी फ्रेमवर्क इंडिया की बात करूं मैं, जीएसटी मैंने आपको पहले ही बता दिया है मैंने रिकैप में कि जीएसटी एक ड्यूल मॉडल है, क्योंकि दोनों सेंटर और स्टेट मिलकर टैक्स लगाती है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, यानी डेस्टिनेशन जहां पे गुड्स जा रहे हैं उसलिए उसको बोलते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। और क्योंकि टैक्स भी अल्टीमेटली उसी गवर्नमेंट के पास जाएगा जहां पर डेस्टिनेशन है गुड्स का, जहां जो स्टेट कंज्यूम करने वाला है इसको। और जीएसटी के अंदर लगभग मैंने आपको बता दिया पहले ही कि काफ़ी टैक्सेस जो है वो सबस्यूम हो गए और जीएसटी का उद्धार हो गया, एक जन्म हो गया एक तरह से। और जीएसटी के अगर कंपोनेंट्स की बात करूँ, मैंने अभी बताया आपको जस्ट कि सीजीएसटी होता है, एसजीएसटी होता है, यूटीजीएसटी एंड आईजीएसटी। सीजीएसटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करती है, कलेक्ट करती है। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है लेवी और कलेक्ट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, किस पे करती है, इंट्रा स्टेट सप्लाई पे, यानी विद इन द स्टेट अगर सप्लाई होती है तो उस पर सीजीएसटी लगता है और ये लेवी करता है सेंटर और कलेक्ट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। एसजीएसटी जो है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगाएगा स्टेट गवर्नमेंट। और यूटी, प्लीज नोट दी वर्ड यूटी, जिसका अपना एक स्टेट लेजिस्लेचर होता है, जैसे दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, 3 ऐसी यूटी है जिनका खुद का अपना एक स्टेट लेजिस्लेचर है। और जीएसटी के अंदर ध्यान से सुनना, जीएसटी के अंदर ऐसी यूटी जिनका खुद का अपना एक स्टेट लेजिस्लेचर है वो एक स्टेट ही मानी गई है, डीम टू स्टेट। तो यहाँ पर 28+3 31 स्टेट है जीएसटी के अंदर। उसके बाद यूटी जीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऐसी यूटी जिनका अपना स्टेट का लेजिस्लेचर नहीं होता वो चार्ज करती है यूटी जीएसटी। और आईजीएसटी है वो चार्ज करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। आईजीएसटी कुछ नहीं है, बस सम टोटल ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी यूटीजीएसटी है। ये लगता है इंटर स्टेट सप्लाई पे, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर बाउंड्री जब क्रॉस होती है तब ये लगता है, यानी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के केस में भी आपका आईजीएसटी अप्लीकेबल हो जाएगा। तो देखो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही कि गवर्नमेंट को कोई टैक्स लगाती है तो वो एक्ट के तहत लगाती है। तो सीजीएसटी चार्ज करने के लिए गवर्नमेंट ने बनाया सीजीएसटी एक्ट 2017। एसजीएसटी चार्ज करने के लिए गवर्नमेंट ने बनाया एसजीएसटी एक्ट 2017, जिसमें एसजीएसटी चार्ज किया जाता है और सीजीएसटी के तहत सीजीएसटी चार्ज किया जाता है। और यूटीजीएसटी के तहत यूटीजीएसटी चार्ज किया जाएगा। यूटी कितनी है, 6 है जीएसटी के अंदर, क्योंकि 3 जो है वो स्टेट मानी जाती है, दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर। जो गुड्स एंड सर्विसेज की जो क्लासिफिकेशन होती है जीएसटी के अंदर वो होती है HSN कोड के तहत, जिसको हम बोलते हैं हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। अगर मैं बात करूँ मैं रजिस्ट्रेशन की, तो जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन है वो सभी सप्लाई को करना पड़ेगा, भले स्टेट हो यूटी हो। लेकिन अगर वो टैक्सेबल सप्लाई करता है और उसका एग्रीगेट टर्नओवर जो हो एक्सीड करता है थ्रेश होल्ड लिमिट को, और ये लिमिट जो है बेटा इसमें अमेंडमेंट होता रहता है, तो ड्यूरिंग द ईयर अगर उसका टर्नओवर जो है वो 40 लाख है इन केस ऑफ नॉर्मल स्टेट्स, तो उसको रिक्वायरमेंट है सप्लायर को कि वो रजिस्ट्रेशन ले ले। अगर स्पेशल स्टेट जैसे मेघालय, आसाम हो गया, नागालैंड, इनमें 20 लाख की लिमिट है। पहले ये 20 थी नॉर्मल स्टेट में, 10 थी स्पेशल में, अब 40 हो गई नॉर्मल में और 10 से 20 हो गई स्पेशल स्टेट के अंदर। उसके बाद गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की, कंपोजिशन स्कीम। ये स्कीम जो थी छोटे छोटे जो बिजनेसेस होते हैं उनके लिए स्कीम लॉन्च की गई थी कि उन पर ज़्यादा बर्डन ना पड़े, सीधा जितना टर्नओवर होता है टर्नओवर पे टैक्स पे कर देते हैं और कम रेट से टैक्स पे किया जाता है।
तो कंपोजिशन स्कीम जो है वो स्मॉल बिजनेस के लिए थी, जिसका जो टर्नओवर है अप टू ₹1.5 करोड़ 1.5 करोड़ तक है, तो उनके लिए अप्लीकेबल है कंपोजिशन स्कीम, वो अवेल कर सकते हैं। इसमें जो टैक्स लगता है 1% और 5% लगता है। 5% जो है इन केस ऑफ रेस्टोरेंट के केस में, नॉर्मल ट्रेड के केस में लगता है 1%। उसके बाद बात करते हैं कि जीएसटी का जो क्रेडिट है, क्रेडिट उसको कैसे यूटिलाइज करना है। तो मैं आपको बता दूं, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब मैं सप्लायर हूं, मैंने कुछ परचेज किया किसी और से, तो उसको मैं जो मैंने परचेज किया है उसको मैं यूज़ करता हूँ एज ए रॉ मटेरियल, तो जो भी मैंने टैक्स पे किया है वो मेरे लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है, क्योंकि सप्लायर हूँ मैं। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो अवेलेबल होगा थ्रू आउट द चेन, बट क्रॉस यूटिलाइजेशन जो है क्रेडिट का वो अवेलेबल नहीं है जीएसटी के अंदर। मतलब मैं अगर बात करूँ कि सीजीएसटी का क्रेडिट पड़ा है आपको, सीजीएसटी का क्रेडिट है आपके पास, तो आप एसजीएसटी की पेमेंट करने के लिए या यूटीजीएसटी की पेमेंट करने के लिए उसका यूज नहीं कर सकते। उसके बाद एक सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट है, यानी क्रेडिट के अंदर कोई दिक्कत ही नहीं आती। ठीक है, इंटरस्टेट जो सप्लाई होती है, भले इंटरस्टेट सप्लाई हो, टैक्स क्रेडिट आसानी से मिल जाता है, बट क्रॉस यूटिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। सीजीएसटी का क्रेडिट आप एसजीएसटी से यूटिलाइज नहीं कर सकते। और पहले देखो बहुत दिक्कत थी क्रेडिट को लेके, टैक्स क्रेडिट को लेके, जैसे पहले सीएसटी था, वैट था, स्टेट का वैट था, सीएसटी सेंटर का हो गया, तो काफ़ी दिक्कतें थी। और आईजीएसटी मैंने आपको बताया कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करता है, लेकिन जाता किसके पास है, ये जो भी इंपोर्टिंग स्टेट जो खरीदने वाला स्टेट होता है उनके पास चला जाता है। लेकिन पहले जाएगा स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट इसको डिवीजन कर देती है, जो उसका हिस्सा होता है वो रख लेते हैं अपने पास, और बाकी हिस्सा जो इंपोर्टिंग स्टेट है या जो बाहर स्टेट है उनके पास चला जाता है। जीएसटी के लिए जीएसटी कॉमन पोर्टल है, जीएसटी के लिए जीएसटी कॉमन पोर्टल है, एक सिंगल पोर्टल है जो लिंक है सारे स्टेट जो भी कमर्शियल डिपार्टमेंट है, टैक्स अथॉरिटीज है, जो टैक्स बायर है, जो बैंक्स है, जो स्टेक होल्डर से, सभी का लिंकेज है जीएसटी पोर्टल के साथ। और जीएसटी जो पोर्टल है www.gst.government.in, इसको मैनेज करता है जीएसटी, जिसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। इसका फंक्शन क्या होता है, रजिस्ट्रेशन करना, रिटर्न सेटलमेंट करना और बाकी टैक्स क्रेडिट को लेके। गवर्नमेंट ने क्या किया, एक यूनिफॉर्म इंटरफेस बनाने के लिए गवर्नमेंट ने कंपनी जो सेक्शन 8 के अंदर कवर होती है उनको बोला गया कि आप सेटअप करो, एक यूनिफॉर्म इंटरफेस सेटअप करो टैक्स पेयर के लिए, कॉमर्शियल जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जिसका हो। उसके बाद एक ई वे बिल होता है, अगर गुड्स का मूवमेंट होता है उसकी वैल्यू अगर मोर देन 50,000 है तो फिर मूवमेंट के लिए एक ई वे बिल जनरेट करना पड़ता है जीएसटी पोर्टल पे, जो एक एविडेंस होता है गुड्स के मूवमेंट का। तो बच्चा ये था जीएसटी के ऊपर छोटा सा लेक्चर। अच्छा लगा हो तो थोड़ा सा अपने दोस्तों में शेयर करना, एग्जाम में थोड़ा बेनिफिट आपको मिल सके। ओके, थैंक यू बच्चों।